ये कहानी फ्लाइट 571 की है, जो कुदरत की क्रूर रूप को दर्शाती है। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हो जाता है, जमीन से हजारों फीट ऊपर। इस क्रैश में बचे हुए पैसेंजर्स के पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय था, अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की मांस को, उनके शरीर को खाना। फ्लाइट 571 की कहानी चाहे इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहें या मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इसे सुनकर आपकी रूह जरूर कांप जाएगी। ये दिल दहला देने वाली घटना 12 अक्टूबर 1972 को शुरू होती है, जब साउथ अमेरिका के यूरेगियन फ्लाइट ने चिली देश के राजधानी सैंटियागो के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में रग्बी प्लेयर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और उनके दोस्त मौजूद थे। टोटल 45 पैसेंजर्स थे, जिनमें से 9 क्रू मेंबर शामिल थे। ये फ्लाइट 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती, लेकिन उसे एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना था। दुर्भाग्य से मौसम खराब था और इस वजह से इसे अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया गया। फ्लाइट रात भर वहीं रुकी और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने की तैयारी करती है। हालांकि मौसम अभी भी खराब था, लेकिन पायलट को भरोसा था, क्योंकि वो इस रूट से पहले 29 बार उड़ान भर चुका था। इस वजह से फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर 2:10 के आसपास फिर से उड़ान भरती है। सैंटियागो पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा बचा था और पायलट को भरोसा था कि वो 1 घंटे में सुरक्षित पहुंच जाएंगे। प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई और पायलट को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर था कि किस तरीके से वो उससे ड्राइव कर रहा था, मतलब प्लेन को उड़ा रहा था। पायलट ने अपनी लोकेशन का रफ अंदाजा लगाया और 1 घंटे बाद जब उसे लगा कि उसने इंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से लैंडिंग की अनुमति मांगी। एटीसी ने पूछा कि क्या आपने इंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, और पायलट ने कहा कि हाँ। एटीसी पायलट की लोकेशन पर निर्भर थी, तो उसने लैंडिंग की परमिशन दे दी और कहा कि प्लेन को 11,500 फीट की ऊंचाई पर ले आए। 3:20 के आसपास पायलट ने धीरे धीरे एल्टीट्यूड घटाना शुरू कर दिया। जैसे ही प्लेन नीचे आया, पायलट ने देखा कि पहाड़ियां अभी भी सामने हैं और एक बड़ी चट्टान है, जिससे पायलट ने प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा गया और टूटकर अलग हो गया। इससे पीछे की सीटों पर बैठे पैसेंजर्स हवा में उड़ गए और 3 पैसेंजर्स मारे गए। इस टकराव में प्लेन का दाहिना पंख भी टूट गया था, जिससे प्लेन डिसबैलेंस हो गया और दूसरा पंख भी पहाड़ी से टकराकर टूट गया था। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट बचा हुआ था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्लेशियर में टकरा जाता है। प्लेन पूरी तरह से नष्ट हो गया और पायलट तुरंत मारे गए। 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जाते हैं और 33 लोग बच जाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बुरी तरह जख्मी थे। उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे कहां पर हैं। क्रैश प्लेन 3,570 मीटर की ऊंचाई पर इंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा हुआ पड़ा था। क्या वे इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। अभी तक जो हुआ था वो महज एक छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। घायल पैसेंजर्स में से एक था नंद पराडो, जिसके सिर पर चोट आई थी और वो कोमा में चला गया। जल्द ही सूर्य ढलने वाला था और शाम होने वाली थी, जिससे रेस्क्यू टीम के पास समय कम था। अगर अंधेरा होने से पहले उन्हें नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू टीम के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन जहाजों ने एंडीज पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन प्लेन ऐसी जगह क्रैश हुआ था जहां सफेद बर्फ और घना कोहरा था। प्लेन भी सफेद रंग का था, इसलिए ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। रात हो गई और उस दिन रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थगित करना पड़ा। बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि वे किसी तरह आज की रात काट लें और कल उन्हें कोई जरूर बचा लेगा। उन्होंने क्रैश हुए प्लेन में शेल्टर बनाया और रात गुजारी। ये रात उनके लिए बहुत ही भयानक थी, क्योंकि उन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में रात बितानी पड़ी, लेकिन उनके पास एक उम्मीद थी कि अगले दिन उन्हें कोई ना कोई ढूंढ जरूर लेगा और बचा लेगा। इस उम्मीद में उन्होंने किसी तरह से इस रात को काट लिया, लेकिन 5 लोग इस ठंड को नहीं झेल पाए और अब जो जीवित बचे हुए थे उनकी संख्या जो थी वो 33 से घटकर सिर्फ 28 रह गई थी। अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया और 11 जहाज उन्हें खोजने के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन समस्या वही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग का होने की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ऊपर उड़ने वाले प्लेन ऐसे ही चले जा रहे थे। बचाव दल के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें वे नीचे दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए सर्वाइवर्स ने बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन लिपस्टिक पर्याप्त नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने सूटकेसेस से बर्फ का एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया बर्फ पर, ताकि आसमान से दिखाई दे सके वो। उस दिन उनके ऊपर 3 हवाई जहाज निकले, लेकिन अफसोस किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया और वो दिन यानी कि अगला दिन भी गुजर गया। अगला दिन यानी कि 15 अक्टूबर, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन बचाव दल उन्हें ढूंढने में असमर्थ रहा। अब सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं और मदद कब तक आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। इस वजह से उन्होंने प्लेन में मौजूद चीजों से सर्वाइवल तकनीक बनाने की कोशिश की, मतलब सर्वाइव करने के लिए हर जुगाड़ लगाया। धूप में बर्फ पिघलाकर वे बूंद बूंद करके पानी की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं थे। क्रैश के 3 दिन बाद
बाद यानी 16 अक्टूबर को नंदो पराडो कोमा से जागते हुए जैसे ही उन्हें होश आता है, उन्हें पता चलता है कि इस क्रैश में उनकी मां खत्म हो चुकी है और उनकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। वो परेशान है, चिल्ला रही है, चीख रही है। दिन प्रतिदिन गुजर रहा था लेकिन मदद नहीं मिल रही थी। प्लेन में जो खाना था वो भी खत्म हो चुका था। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही थी। भूख, प्यास और असहनीय ठंड को सहते सहते अब उन्हें इस पहाड़ी पर 8 दिन बीत चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और उनके ऊपर से निकल जाते। क्रैश के 8वें दिन नंदो की बहन भी जीवन की लड़ाई हार जाती है और वो दम तोड़ देती है। 8 दिनों बाद सर्च अभियान को रोक दिया जाता है क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। इस वजह से सर्च अभियान को 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। अधिकारियों को लगा कि इन 8 दिनों में सारे यात्री मारे जा चुके होंगे, इसलिए उनकी मृत बॉडीज को 2 महीने के बाद खोजकर उनके घर वालों को भेज दिया जाएगा। उधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब उन्होंने रेडियो को ऑन किया जब उन्होंने रेडियो को ऑन किया तो उन्होंने सुना कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। इस न्यूज ने सर्वाइवर्स के होश उड़ा दिए। अब तक उन्हें अपने खोजे जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब वे रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे। उनकी एकमात्र उम्मीद की किरण भी टूट चुकी थी। अब उन्हें पता था कि यहाँ पर उनकी मौत निश्चित है। अब या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दें या उनका डटकर सामना करें। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी। अब जीवित रहने के लिए उनके पास केवल एक ही विकल्प था, वो करना जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया और जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। उन्होंने बर्फ में पड़ी अपनी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और जिसके साथ वे कभी खेले कूदे थे उन दोस्तों की मृत बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक एक करके दिन गुजरते जा रहे थे और उनके पास खुद को बचाने का कोई प्लान नहीं था। वे रात को ठंड से बचने के लिए टूटे हुए प्लेन के अंदर सोते, लेकिन क्रैश के 16वें दिन यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने उन्हें एक और झटका दिया। जब वे रात में सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चला कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये एक एवलांच इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में बर्फ उनके टूटे हुए प्लेन को उनके अपने चपेट में ले लिया। प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और दम घुटने की वजह से 8 और लोग मारे जाते हैं। अब केवल 19 लोग ही जीवित बचे थे, लेकिन वे भी बर्फ के नीचे दबे थे। इस बर्फ से बाहर निकलने में उन्हें 3 दिन लग जाते हैं। अब उन्हें एहसास हो गया कि अगर वे यहाँ पर रहते हैं तो एक एक करके सभी मारे जाएंगे। इससे बेहतर होगा कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उसमें से ज्यादातर लोग जख्मी हालत में थे, इसलिए वे इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कम चोटिल थे, इसलिए उन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने साथ लिए और ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े पहनकर निकल लिए। क्रैश के 33वें दिन यानी 15 नवंबर को वे तीनों मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है और तभी उनकी नजर प्लेन के दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, उन्हें वो दिखाई देता है। जब वे उस मलबे के पास जाते हैं तो उन्हें उसमें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज की रात उन्होंने वहीं गुजारने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में ये रात उनके लिए अच्छी रात रही। प्लेन के उस पिछले भाग में उन्हें एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी के पास लाया जाए और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाई जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 किलोग्राम था। इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में क्रैश साइट पर ले जाना संभव नहीं था। फिर उन्होंने सोचा प्लेन की बॉडी से उसे कम्युनिकेशन डिवाइस को ही निकालकर इस बैटरी के पास लाया जाए और उसे चालू किया जाए ताकि वो बचाव दल को बुला सके। कुछ दिनों तक उन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। क्रैश के 59वें दिन यानी 11 दिसंबर को एक और एवलांच आता है जिसमें 3 और सर्वाइवर मारे जाते हैं। इसके बाद जीवित बचे लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है और अब ये तीनों नौजवान पराडो और विजेंट बिना किसी गियर के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते जाते हैं, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस दिशा में वो जा रहे हैं उसमें कोई इंसानी बस्ती मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्हें बस ये लग रहा था कि उन्हें सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और उन्हें मदद मिल जाएगी। उन्हें उम्मीद थी कि वे 3 दिनों में इस पहाड़ी को पार कर लेंगे, इसलिए उन्होंने अपने साथ सिर्फ 3 दिनों के लिए ही मीट की सप्लाई रखी थी। उन्होंने धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग बनाया था। वे दिन भर बिना किसी गियर के, बिना किसी खाए पिए पहाड़ पर चढ़ते जाते और रात में इसी स्लीपिंग बैग में तीनों चिपककर सोते। खुले में बिना किसी सुविधा के -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजरना कोई आसान काम नहीं था। चलते चलते उन्हें चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वे अब उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर उन्हें पता चलता है कि वे इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वो गलत दिशा है। आगे रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। अब क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उसमें से एक व्यक्ति साइट पर वापस चला जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे। इस वजह से विजेंट वापस लौट जाता है
और पराडो और कैनेसा उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद सही रास्ते का अनुमान लगाते हैं। ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ दिनों बाद उन्हें नदी की एक छोटी सी धारा मिलती है। वे उस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं। लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को उन्हें नदी के दूसरे किनारे पर 3 लोग दिखाई देते हैं। वे चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में उन्होंने पहाड़ पर 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल उनके सामने थी। उन्होंने उनसे मदद मांगने की गुहार की, लेकिन वे लोग जो उस पार थे वो टुमारो बोलकर वहां से चले जाते हैं। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई, लेकिन अगले ही दिन वो ग्रामीण फिर से वापस आया और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के उस पार फेंक देता है। पराडो ने पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना घटी थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस ग्रामीण ने उस पेपर को पढ़ा तो वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता है कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था और उस क्षेत्र में पूछताछ के लिए लोग आए थे। लेकिन अब वो हैरान थे कि ये लोग अभी भी तक कैसे जीवित बचे हुए हैं। वो ग्रामीण जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांड के पास इस जानकारी को दिया और एयरफोर्स ने उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अपनी एक टीम भेजी। और जैसे ही टीम भेजी वहां पर पहुंचते हैं, आर्मी अधिकारी पराडो और कैनेसा को हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों बाद बचे हुए सर्वाइवर को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही जीवित बच पाते हैं। इनकी यह कहानी सच में दिल दहला देने वाली थी, लेकिन इससे भी खतरनाक सर्वाइवर की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो 438 दिन तक गहरे समुद्र में फंसा रहा। बीच में पैसिफिक ओशियन में एक छोटी सी नाव उसका घर थी, खुला आसमान जिसके नीचे उसे दोपहर की धूप लगती और रात में असहनीय ठंड। एक अकेला व्यक्ति वीरान समुद्र में 438 दिन यानी कि 14 महीने तक 14.5 महीने तक अकेले मदद के लिए भटकता रहा। इस व्यक्ति की सर्वाइवल की कहानी आपको सच में हैरान कर देगी। इस कहानी को आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर बायो में जाकर आप इसका लिंक देख सकते हैं। लेकिन जो कहानी हमने आपको सुनाई है एक सच्ची घटना है, जो कि एक ऐसे व्यक्तियों की कहानी है जो 70 दिनों तक -30 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस पर जहां पर बर्फ जम जाती है वहां पर उन्होंने सर्वाइव किया बिना किसी मदद के। फिलहाल इस कहानी में इतना ही, लेकिन मिलते किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं नई वीडियो में। जय